सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। पहले तो दुआ मग़फ़िरत पढ़ लेते हैं उन लोगों के लिए जो सब चले गए हैं। चूँकि ग्रीफ से मुताल्लिक़ है तो अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहा वरहमहा वअदख़िलहा फ़ी रहमतिका वहसिबहा हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा अक्रिम मंज़िलहा व नव्विर मरक़दहा। अल्लाह ताला उन तमाम अफ़राद की जो जा चुके हैं हमारे पास से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक तो लॉस ये है जो फिजिकल लॉस हमने महसूस किया अपने रिश्तों को खोकर। एक वो लॉस है जो अगले जहान में तो नहीं गया लेकिन स्टिल हम कुछ रिश्तों को खो चुके हैं। खुशी से खोया है, दुःख में खोया है, तकलीफ से खोया है या अज़ियत के बाद खोया है। लेकिन समहाउ कोई ना कोई बॉन्ड हमारा था और जैसा भी था वो चले गए। ऐसा नहीं होता कि हमारी ज़िंदगियों में हर आने वाले रिश्ते का कोई ना कोई इम्पैक्ट ना हो, तो इम्पैक्ट मौजूद रहता है। अ, बस हमें खुद को बताने की ज़रूरत होती है, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, इम्पैक्ट मौजूद रहा और वो कहीं न कहीं इंसान को तकलीफ़ देता है। अब दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि इसके अलावा लॉस क्या-क्या है? सबसे बड़ा एक ओवरऑल लॉस चल रहा है एज़ मुस्लिम उम्मा हमारा कि मुस्लिम उम्मत मरी हुई है और ये लॉस हम रोज़ उठते हैं, महसूस करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं इसके अंदर। और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और रिसेंटली ये कतर वाले मामले के बाद तो मैं कतर में रहते हुए और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि भई क्या किस काम के हो तुम लोग? और फिर आ जाते हैं अपने पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं कि पाकिस्तान में इस वक़्त जो सैलाब की सूरत-ए-हाल चल रही है और इस सूरत-ए-हाल में एक कांस्टेंट लॉस है जो हम देख रहे हैं। गो के शायद हम सारों में से कोई किसी का फर्स्ट हैंड रिलेशन हो, किसी का ना हो, लेकिन वो लग रहा है कि वो एक लॉस है हमारा और और वो बहता हुआ देखना और फिर कुछ ना कर पाना और उस चीज़ को देखना कि हम कुछ चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दुआएँ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब कभी ज़हन में ये ख़्याल आता है कि वो लोग जो फँसे हुए हैं, फिर सिर्फ़ उनकी जान का नहीं है ना, फिर उनके माल का, उनकी औलादों का, उनके मवेशियों का, उन सब का लॉस है। वो मज़ीद फिर हमें तकलीफ़ देता है। इसके बाद एक और लॉस आ जाता है कि हमारी अपने उन एम्स का जो हमने ज़माने में किसी वक़्त में बनाए थे, कि हाँ, हमें ये करना है और वो हम नहीं कर पाए। अ, एक है कि हम भूल गए, एक है कि हमारे इख्तियार में नहीं रहा उनको अचीव करना। एक ये है कि ज़िंदगी के हालात ऐसी जगह पे ले आए कि वो हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी एक लॉस महसूस होता है। उसके ऊपर भी हम इंसान गमज़दा होता है। फिर एक लॉस होता है कि मैंने ज़िंदगी में ये सोचा था, वो कुछ नंबरों से रह गया और मेरे हाथ से निकल गया। एक वो लॉस होता। फिर वो है कि हमारी अपनी शख्सियत का लॉस। मैं कैसी थी, मैं कैसी हूँ, ये हम शादीशुदा ख़वातीन को बहुत कभी-कभी करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। हालाँकि देखा जाए तो हकीकत में हम अभी भी बहुत और हम अभी भी बहुत कुछ कर पा रहे होते हैं कि बच्चे हैं, ससुराल है, उन सबको देखना है। वो भी एक तरह से अचीवमेंट होती है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारी सोसाइटी ने उसको अचीवमेंट समझा नहीं। इसलिए वो हमें एक लॉस महसूस होता है। फिर हम देखते हैं कि आजकल की जनरेशन के अंदर
इस वजह से शादी ना करने का रुझान बहुत ज्यादा है कि ये हम लॉस में चले। तो ये बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं लॉस की, जिनके ऊपर कॉन्स्टेंटली हम गमजदा होते हैं, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, हम उसकी प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो इस वर्कशॉप का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि हम इस प्रोसेस को समझें, इसलिए नहीं कि सिर्फ कि हम इस सब से बाहर निकल सकें, इसलिए भी कि हम किसी दूसरे को जब इस हालत में देखें तो हमें किसी के गम का दावा करना आए, हम वो बेहिस कौम की तरह बिहेव ना करें। यहाँ पे 30 अफराद 29 अफराद बैठे हैं, तो कम से कम हम 29 अफराद तो सीख जाए ना कि कैसे किसी के दुख का मदावा किया जाता है, कैसे किसी को सहारा दिया जाता है। जब हम खुद को समझेंगे तो वही चीज हम किसी दूसरे के साथ अप्लाई कर पाएंगे। इन तमाम दुखों को सोचते हुए, देखते हुए, अभी मुझे 1 मिनट के लिए आप लोग आंखें बंद करें, और जिनको आंखें बंद करने से प्रॉब्लम है वो आंखें खुली रखें, लेकिन जरा सोच कर बताएं ये तमाम लिस्ट सुनने के बाद वो कितना बोझल महसूस कर रहे हैं। चैट्स में आप लोग जवाब दीजिए। अगर 1 से लेके 10 तक आपने कोई नंबर देना हो, 1 बीइंग द लो और 10 बीइंग द हाईएस्ट, तो आपको क्या लग रहा है कि आप इस वक्त किस नंबर पे खड़े हैं इस तमाम लिस्ट सुनने के बाद के दुख और गम किस किस तरह के होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, ये जो आपने क्वेश्चन बताया है, इसको हमने मतलब अपने गम को देखते हुए बताना है या ओवरऑल सोसाइटी को देखते हुए बताना है? इसकी रेटिंग कैसे करनी है? अपने आप को, अपने इस वक्त आप लोग ये तमाम लॉसेस महसूस करने के बाद अपनी बॉडी पे कितना बर्डन महसूस कर रहे हैं या कितना लॉस फील कर रहे हैं? ओके। ओके, क्वाइट हाई नंबर, सबका हाई हो गया है। और इस हाई नंबर के बाद मैं एक आप भी मुझे बताइए कि इन लॉसेस को फील करने के बाद व्हाट डू यू वांट टू डू? आप क्या करना चाहते हैं? हेल्प, निकलना चाहते हैं, इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर बेटर सराउंडिंग, इनसे निकलना है, एंड द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, डोंट नो, ओके। Compensate, want to move on with kids, okay, want to get lost somewhere else, out of those thoughts, okay, go back in time and correct, okay। अब आप देखें कि इसमें हर बंदे की अपनी अपनी सिचुएशन चल रही है। कोई बस निकल जाना चाहता है, कोई वापस जाके उस वक्त को ठीक करना चाहता है, कोई बस गुम जाना चाहता है, कोई फेस करना चाहता है, कोई नहीं चाहता। करंटली मैं एक टैपिंग टेक्निक आप लोगों के सामने करूंगी, आप लोग अपने माइक म्यूट ही रखें, लेकिन जहां जहां मैं टैप कर रही होंगी आप लोगों ने उसके पीछे रिपीट करना है और वो बोलना है सारा कुछ उन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है? वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, हाथ के साइड से हम शुरू करेंगे। इंग्लिश में बोलूंगी मैं हर बेसिक सी इंग्लिश होगी तो समझ आ जाएगी आप लोगों को। इवन दो
कोई एक बंदा मेरे साथ रिपीट कर ले, कोई एक माइक अनम्यूट करे और वो मेरे साथ रिपीट कर ले। Okay, ma'am. ओके। इवन दो Even though आई एम फेसिंग ऑल these losses, I am facing all these losses, I feel really lost. I feel very lost. I just want to come out from this I just want to come out from this because it's not giving me anything. because it's not giving me anything. I love and accept myself I love and accept myself. deeply and completely. Sorry, Deeply and completely. deeply and completely. Now, there, I feel lost. I feel lost. Whatever your number is, 10 out of 10. 9. Okay. Really lost. Really lost Because of all these sufferings. because of all these sufferings. Really lost. Really lost. It's really painful. It's very painful. Underarms mein, it's not giving me anything. It's not giving me anything. इधर हाथ पे आ जाइए. I just want to let it go I just want to let it go from my whole body. from my whole body. It's not worth it to hold it. It's not worth it to hold it. I just let it go. I just let it go, Even though even though I have these all sufferings, I have all these sufferings. I allow myself I allow myself to let go from all these pains, to let go from all these things, all these sufferings, all these sufferings, because because I love and accept myself I love and accept myself deeply and completely. deeply and completely. Hold from here, breathe in, breathe out. Once more, breathe in, breathe out. अब आप लोग आंखें बंद करें and again check the point of the suffering and pain and now give me the number. If you have done this exercise with me, तो फिर अब जो नंबर आपको फील हो रहा है या कोई जहन में सोच आ रही है तो वो बताइए. मैम बस थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है तो इस चीज़ थोड़ी सी Okay. Okay. Better, feeling relaxed, feeling good. ये वो चीज है जो एक आपको मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि जब हम किसी चीज को सोचते रहते हैं और जिनका सेम है या सिर्फ 0.5 लेस है, इट्स ओके. कभी कभी कंसंट्रेशन नहीं होती है या वो उतना ही रहता है और फिर मजीद सेकंड थर्ड राउंड आप करते हैं तो फिर नीचे आ जाएगा. उर्दू में होती तो ज्यादा अच्छा होता. चूंकि मैं यूज टू इसकी हूँ, इसलिए मुझे उर्दू में मैं अल्फाज अगर चेंज करती तो वो फोकस मेरा ना रहता, इसलिए मैंने इंग्लिश में किया. आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जब हम किसी भी चीज को सोचते हैं और कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, मैंने मुसलसल 2-3 मिनट लॉस 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 की बात की और वो हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट अप पे ले जाता है. और जब हम खुद को रिलैक्स करते हैं तो वो नीचे आ जाता है पॉइंट. डेली बेस में भी हमारे साथ इसी तरह होता है. टैपिंग पॉइंट नहीं दिखे हैं, ये क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग में होंगे क्या, मतलब नजर नहीं आ रहे थे, मेरी वीडियो नहीं नजर आ रही थी या? जी वो बीच में जो बोल रही थी ना उनकी वजह से आपकी वीडियो स्किप हो रही थी तो नहीं समझ नहीं
अच्छा, बेसिक मैं बता देती हूँ। ये हमारे हाथ के साइड पे होते हैं, आईब्रोज के इधर सेंटर में होते हैं, यहाँ साइड पे होते हैं, आंखों के नीचे, नाक के नीचे, चिन के ऊपर, ये कॉलर बोन जो हमारी होती है उसके नीचे, अंडर आर्म्स में, और फिर हमारी ये फिंगर्स में, थर्ड फिंगर को छोड़ के बाकी तमाम फिंगर्स के ऊपर होते हैं। तो ये इस तरह से हम अपना डेली का डेली डीक्लटर कर सकते हैं। ये एक छोटी सी टेक्निक इससे सिखाई गई है कि आप लोग, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी, सो इट विल ऑलवेज बी देयर। जो क्राउन चक्रा पॉइंट, आप इसकी बात करें, हेड की टॉप पे जो बात करें आप, सना, ये अफर्मेशंस के लिए होता है असल में। मतलब उसका वो करते हैं, लेकिन नॉट इन द एवरी साइकिल। वो करते हैं जब हमने कोई चीज अफर्म करनी हो, तो फिर हम यहाँ पे टैप करके उसको करते हैं। यानी मैंने अगर ये अफर्म करना हो कि आई अलाउ माई बॉडी टू लेट इट गो, या सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ कि नाउ आई एम अलाउ माई बॉडी टू लेट इट गो, तो फिर मैं सिर्फ सर के ऊपर करूंगी। तो बाकी जो जो पूरा स्टेप होता है वो बाकी पॉइंट्स पे होता है। तो इस तरह से अ, हम अपने डेली बेस के ब्रीफ्स को, उलझनों को साथ साथ फ्लश आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और देखते हैं कि ग्रीफ एक्चुअल में होता क्या है। Grief is a natural emotional response to any kind of loss। यानी एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो किसी भी किस्म के लॉस के ऊपर आता है। मोस्ट कॉमनली बी एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ग्रीफ कैन अराइज फ्रॉम मेनी अदर टाइप्स ऑफ लॉसेस, like the end of a relationship, losing a job, a major life transition, loss of a dream or sense of identity। ये सब मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिए थे। क्वीन एलिजाबेथ कहती हैं कि ग्रीफ इज द प्राइस वी पे फॉर लव। और वो लव किसी भी चीज से भी हो सकता है, इंसान से भी हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ रिलेशनशिप। हमारे एम से भी हो सकता है, हमारा मकसद खो जाए तो फिर भी हमें तकलीफ हो सकती है। अब ग्रीफ किस तरह के होते हैं? ग्रीफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू फिक्स, इट्स अ प्रोसेस टू फील। आप लोगों ने इसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है कि बस ये मैं क्यों उदास हो रही हूँ, मैं क्यों नहीं इससे ओवरकम कर रही हूँ, मैं क्यों जो है इससे बाहर नहीं निकल रही हूँ। अपने आप को फिक्स नहीं करना होता, हमेशा फीलिंग्स मैनेज की जाती हैं। इसमें सैडनेस आ जाती है, आपकी कंफ्यूजन, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगर, गिल्ट, नमनेस। जिस तरह जिसने कहा ना कि मैं वापस जाके चेंज करना चाहती हूँ, तो समहाउ मे बी अंडरलाइन इशू वाज द गिल्ट, कि उन्हें गिल्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, तो आई कैन चेंज। ग्रीफ कैन आल्सो शो अप फिजिकली। फिटीक होना, आपकी भूख का खराब हो जाना, आपकी नींद का खराब हो जाना, आपके जिस्म में हर वक्त दर्द रहना, ये भी आपके जो है ग्रीफ के फिजिकल जो है ना, फिजिकली वो इस तरह से इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी आप में से किसी ने लिखा था कि आई एम फीलिंग हैवी, ठीक है, और फिर आपने लिखा रिलैक्स। तो ये बकायदा हमारी सोचें हमारे जिस्म के ऊपर इतना इम्पैक्ट डालती हैं कि हम 2 मिनट फजूल सी चीज को सोचें। फजूल, मैं ग्रीफ को फजूल नहीं कह रही हूँ, मतलब किसी भी फजूल चीज को सोचें तो क्या होने लगता है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है कि ये इस तरह से बिहेव करो। हम खुद को खुद जो सिग्नल देते हैं उसी तरह से हमारा जिस्म रिस्पॉन्ड करता है। तो फिजिकली भी सिम्टम्स आते हैं, और फिर यही फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ते बढ़ते फिर बीमारियों में भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज के दुख के अंदर जो लोग ये कहते हैं ना कि तब दिल बंद हो रहा है, सांस नहीं आ रहा, सफोकेशन फील हो रही है, इन एक्चुअल ये सब कुछ होता है। हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये बंदा ड्रामे कर रहा है। ये आप बाकायदा जब दुख स्कैन्स वगैरह किए गए तो रिसर्च ये कहती है कि दिल एनलार्ज हो होके उसकी वो चीज वो महसूस होती है। इसको एक
बीमारी से भी वो कहते हैं, मेरे जहन से एकदम नाम निकल गया है, कि जो ग्रीफ की स्टेट में होता है, तो ये वाकई में ऐसे होता है कि जैसे दिल ने पंप करना छोड़ दिया, जितनी शिद्दत से महसूस होता है। कभी कभी एकदम कहते हैं ना मिस्ड हार्ट बीट हो गई हमारी, वो दुख में, शौक में। तो ये एक फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए, ये होता है। तो प्लीज दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी एम्पैथ रहें इस मोमेंट पे, कि हाँ ये अगर वो कह रहे हैं तो हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, इससे डील कैसे करना है वो हम इंशाल्लाह देखते हैं। ग्रीफ के बारे में मिथ है कि टाइम हील ऑल वुंड्स। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसे नहीं होता कि जो है ना वो वक्त गुजरने के बाद वूंड हील हो गया है, वो भी किसी के जाने का। होता ये है कि जैसे आप एक छोटे बच्चे को की जेब में बड़ा सा पत्थर डाल देना, तो उसे वो बहुत हैवी लगेगा। लेकिन वो ही पत्थर वक्त के साथ साथ जब बच्चा बढ़ता जाता है, वो पत्थर, जैसा हम छोटे होते कहते थे ना, जिस घर में रहते थे हम, अगर आप इमेजिन करें तो वो घर कितना बड़ा लगता था। और जब हम बड़े होते गए, कदर निकलते गए, तो सारे बहन भाइयों के साथ वो रहते रहते हम क्या करते हैं, ये घर कितना छोटा लगने लग गया अब। तो नहीं, घर उतने का उतना ही रहता है। तो इट्स विल बी रिमेन देयर। लेकिन होता क्या, हम ग्रो कर जाते हैं, हम हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और वो पत्थर जो हमारी जेब में या बच्चे की जेब में हमने डाला था वो छोटा पड़ जाता है। वो मेटाफोरिकली छोटा हो जाता है, वो वजन के एतबार से छोटा हो जाता है, वो होल्डिंग के एतबार से उसको आसान लगता है, बच्चा ग्रो कर जाता है। सेम लाइक जो हमारे दुख होते हैं वो वक्त के साथ हम मजबूत होते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। वो अगर हम इतने सालों बाद भी अपने किसी अजीज को सोचें या अगर उस स्पेसिफिक मोमेंट को सोचें, तो वो हमें उसी शिद्दत से याद आएगा। बस हाँ, हम ग्रो कर गए, हमने देख लिया कि हमने इसको कैसे डील करना, हमने अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड कर ली। फिर कहा जाता है कि बी स्ट्रॉन्ग फॉर अदर्स। भाई खासकर मैं वालिदा हजरात और वालिद हजरात के लिए कहूंगी कि देखें, बच्चों के लिए स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई दुख है, आपका कोई प्यारा हस्बैंड फौत हो गया या वाइफ फौत हो गई है, तो आप इसलिए ना रोएं कि जी हमें बच्चों के सामने स्ट्रांग रहना है। नहीं, बच्चों के साथ मिल के रो लें। उनको आप बज़ाहिर दिखने के लिए स्ट्रांग बनेंगे, लेकिन क्या होगा, अंदर से आप और शिद्दत से टूटेंगे। आप बर्डन उठाएंगे ना, एक तो लॉस का बर्डन उठाएंगे, दूसरा मजबूत रहने का बर्डन उठाएंगे। भैया आप नॉर्मली ह्यूमन है, आप ये बर्डन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको बिठा के स्पेशल माता बनाए, लेकिन उनसे छुप छुप के ऐसे रोना कि नहीं जी अब मैंने फील नहीं करवाना किसी दूसरे को, मैं बड़ी मजबूत हूँ, मैंने किसी माँ बाप को नहीं बताना कि मुझके ऊपर क्या बीत रही है। नहीं, आप इंसान हैं, खुद को इंसान समझें प्लीज। दूसरों के लिए स्ट्रांग आप तब बन सकते हैं जब आप अपने गम को मना लेंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि हम दबा देते हैं, मनाते नहीं हैं, और जब दबा दिया जाता है तो वो चीज खराब हो जाती है। डोंट फील बैड, एक बुरी चीज हो रही है, ऐसी चीज जो हमें तकलीफ दे रही है, और हम ये जुमला बोलें किसी को या अपने आप को भी बोलें, डोंट फील बैड। लाइक सीरियसली, ये जुमला रेजोनेट कर रहा है उस दुख के साथ, ये उस दुख के साथ नाइंसाफी नहीं लग रही है। ठीक है, हमें हमें दूसरे को बाहर निकालना है, हमें दूसरे इंसान को मजबूत बनाना है, या हमें खुद को मजबूत बनाना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम डिनाई कर दें किसी चीज को। हाँ, वी आर फीलिंग लाइक दिस नाउ, हम अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ हम मजबूत हो जाएंगे। यही चीज हम बच्चों के साथ भी डील करते हुए ज्यादती उनके साथ करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को चोट लगती है और हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहादुर बनो, उठ जाओ। भाई उसको चोट लगी है, जस्ट एक्नॉलेज इट प्लीज। सेम इसी तरह अपने दुख को एक्नॉलेज करें। हाँ मुझे तकलीफ हुई है, बिलफर्ज अगर किसी की कोई बात बुरी लगी है, तो बजाय इसके कि आप कहें नहीं नहीं मेरा ये रिश्ता ऐसा है, मुझे नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में, उसने ऐसे नहीं कहा होगा, उसकी नीयत ये नहीं होगी, ठीक है अच्छा गुमान करना है, लेकिन अपने आप को ये तो कह सकते हैं ना, बट इट हर्ट्स। हाँ मुझे फिर भी तकलीफ हुई,
जब आप ये कह देते हैं ना, तो वो दुख और गुस्सा आपके अंदर नहीं रहता है और आप उस बंदे से बदजन नहीं होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर एक्सप्रेशन को, हम हर फीलिंग को दबा देते हैं, ये सोच के कि जी हम अपनी तरफ से बड़ी को इसको ठीक कर रहे हैं, कि हम गलत करते हैं। These are not only unhelpful, they can keep us emotionally stuck. ये कि भाई ये मिथ है इसके बारे में, यानी ये गलत है बात कहना कि ये हमें इमोशनली स्टक कर देंगे। नहीं, हम उनसे लड़ना सीख सकते हैं, हम उससे निकलना सीख सकते हैं। इमोशनली स्टक सिर्फ गम ही नहीं करता, बहुत सारी और भी चीजें करने को कर सकती हैं। These myths can block us from healing. Grief needs truth, not suppression. इसको बार बार रिपीट करें कि कोई भी इमोशन जो है वो सच्चाई चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है, हाँ ये ऐसा हुआ है, मुझे ये बात बुरी लगी है। लेकिन नहीं, हम तो अंदर दबा के रखने में माहिर है ना, हम समझते हैं हम हील हो रहे हैं। नहीं, ये आप 1 मिनट को सोचें किसी ऐसी बात को जिसको आपने दबा के रखा और अपने आप से भी उसके बारे में सच नहीं कहा, और मुझे सोच के बताएं कि आपको आज भी उस बात की उतनी ही तकलीफ महसूस नहीं होती है एज कंपेयर टू उस बात के जिस बात को आपने सॉर्ट आउट कर लिया, जिस बात को आपने महसूस किया, हाँ ये मुझे तकलीफ दी, अच्छा चलो ठीक है, ओके मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं वो देख लेती हूँ। इन दोनों रवैयों में आप देखें कि आपको उन बातों की तरफ आप कैसे देखते हैं, आपको फर्क महसूस होगा। कुछ बातें होंगी जिनको आपने बस दबाया होगा, वो आज भी उतनी तकलीफ दें। कुछ बातें जिनको आपने एक्नॉलेज कर लिया, वो अब आपको शायद याद भी नहीं होंगी। ग्रीफ की 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला डिनायल, दूसरा एंगर, तीसरा बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि हर एक के ऊपर ये स्टेजेस एज इट इज इसी सीक्वेंस में आए। किसी को गुस्सा पहले आ सकता है, किसी को बार्गेनिंग आ सकती है, किसी को डिप्रेशन पहले हो सकता है। तो और सेम लाइक इसकी हीलिंग भी हर एक की डिफरेंट तरीके से होगी। लाजमी नहीं है कि कोई इन्हीं कदम को उठाते हुए पहले उसने डिनाई किया, फिर वो गुस्से में आया, फिर उसने बार्गेन किया, फिर वो किया, फिर एक्सेप्टेंस में आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंस्टेंट एक्सेप्ट करते हैं और फिर वापस रिवर्स बैक लगता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका मुंह निकलना शुरू होता है। तो इस डिनायल, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। अमूमन सडन वाकयात, अमूमन अनएक्सपेक्टेड चीजों के ऊपर। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि मौत एक हकीकत है लेकिन हम उसे अनएक्सपेक्टेड समझते हैं। आपको बीमार रह के कोई एज के बाद फौत हो गया तो हम उससे एक्सेप्ट करते हैं, उसकी डेथ के ऊपर हमारे उतने आंसू नहीं निकलते जितने अनएक्सपेक्टेड के ऊपर होते हैं। ठीक है, ह्यूमन है, ऐसे ही होता है। लेकिन इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें हमें तैयारी इस चीज की करनी चाहिए कि ये चीज इंस्टेंट ना महसूस हो। जिस तरह अगर हम देखें कि गजा के लोगों के लिए ये इंस्टेंट अब नहीं रही, उनको लगता है कि ये होने वाली चीज है, उनसे ज्यादा हकीकत इस चीज की कोई नहीं समझ सकता कि ये एक होने वाली चीज है और किसी भी वक्त हो सकती है। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। जिनके घर, मतलब जो देख रहे हैं कि सामने से सैलाब आ रहा है और बस हम डूबने लगे, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ वो तकलीफ बहुत बड़ी है, एक चीज का पता हो तभी शायद अल्लाह ताला ने हमें मौत के बारे में वक्त और तारीख नहीं बताई है कि ये इट्सेल्फ एक अजियत में आने वाली चीज है। लेकिन जो लॉस है ना वो बिल्कुल इसी तरह होता है, वो सडन होता है, यानी कि आप आराम से अपनी जिंदगी में बैठे हुए हैं। इट्स जस्ट लाइक, बिल्कुल आपको वहम गुमान में भी नहीं है कि ये मेरे साथ हो सकता है। एंड गुस्सा इस बात का आता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, व्हाई मी। अच्छा अगर मैं ऐसे कर लेता ना तो फिर नहीं, वो होने वाली चीज है, वो हो गई है। मैं अम्मी को फलां अस्पताल ले जाती, उस वक्त मुझे नहीं पता चला। मेरी अम्मी की डेथ हुई, अच्छा उनका जब डॉक्टर ने ना नॉर्मल उनका पथरी का ऑपरेशन था। पथरी के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपने ना उनकी देखते रहने हैं, ब्लड प्रेशर देखता रहने हैं घर जाने के बाद ना। अच्छा बहन देखती रही है, चेक करती रही है, डॉक्टर ने कहा था हर घंटे बाद का लिखना, वो लिखती रही है।
लेकिन उनकी डेथ के बाद जब उसने पेपर खोल के देखा तो कहती है कि तो नीचे जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। उसका सारा फोकस लिखने के ऊपर था। तो हाँ, वो इसका उसमें जाती कि मैं पहले देख लेती, तो नहीं। अगर अल्लाह ताला ने पहले दिखाना होता तो वो पहले ना देख लेती। अल्लाह ताला ने दिखाना ही नहीं होता कभी। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि हम, हाँ हम लर्निंग ले सकते हैं उससे, लेकिन खासकर मौत के मामले में जो टोटल अल्लाह की चीज है। हाँ बाकी जिस तरह लॉस है इस चीज के कि हम रिश्ते खो देते हैं अपनी बेवकूफियों की वजह से, तो फिर उसमें कह सकते हैं हम कि हाँ मैं ये लर्न कर लूं कि मैं अगली दफा रिश्ते बनाने के अंदर ये एहतियात बरतूंगी। या हम अपना एम खो देते हैं, तो हम ये कहें कि हाँ भाई मुझे जो है इतनी मेहनत अगली दफा और करनी है। लेकिन जो जिंदगी और मौत का मामला है उसके अंदर तो कोई इंसान का इख्तियार ही नहीं है ना। तो उसके ऊपर बार्गेनिंग क्या, उसके ऊपर इफ का तो वर्ड ही नहीं है ना। काश वैसे ही अल्लाह ताला ने मना किया है ना कि वो मायूसी की तरफ ले जाता। सो देयर इज नो पॉइंट। लेकिन हाँ ग्रीफ के अंदर हम बार्गेनिंग करते हैं, और फिर हम आ रहा स्टेटमेंट कि मैं इसके बाद कैसे जिंदा रहूंगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, अब तो मेरा जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया, मैं क्या करूंगी, आई कांट गो ऑन। भाई सब सब चलता है। आज तक दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी की वजह से रुक गया हो। हमारे बड़े बड़े लॉस के बाद भी सब चलता है। हाँ, चलने की नौयत मुख्तलिफ हो जाती है। और ये चीज तो समझ आने वाली है ना कि मैं कल जैसी थी मैं आज वैसी नहीं हो सकती। खास इस मामले के अंदर कि मैं शादी से पहले अगर एनर्जेटिक थी तो वो एनर्जी मेरी शादी से पहले के लिए थी। मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी तो मैंने उस तरह के काम करने थे। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तो मेरे मुझे अल्लाह ताला ने ये एनर्जी दी है। आई हैव टू फोकस माय शिफ्ट ऑफ एनर्जी टू दिस वन, कि भाई मेरे पास एनर्जी आज भी है, बस मुझे उसका फोकस चेंज करना है। मैं क्यों अपनी पास्ट को क्रेव करूं, मैं क्यों अपने माजी में वापस जाना चाहूं। मैं ये सोच लूं कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू लिव विद इट, क्योंकि लॉस हमेशा वही रहता है, हमें बस उसके साथ जीना होता है। आज तक कोई लॉस रिकवर नहीं हुआ। देखें, फाइनेंशियल लॉस भी हो ना अगर किसी को, वो मैं कहती हूँ रिकवर भी हो जाए ना, तो जब द पेन यू सफर्ड द मोमेंट यू हैव दैट लॉस, वो पेन आपकी वही रहेगी। वो आपने मोमेंट जी लिया है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। ये लॉस हमारे साथ रहेंगे, हमें इनके साथ रहना है, इनके साथ रह के आगे बढ़ना है ना। क्यों हमें इन्हें धुतकार देना है? अल्लाह ताला इनके बारे में क्या कहते हैं? डिनायल के लिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं? इंडीड वी बिलोंग टू अल्लाह। हम अल्लाह के लिए बनाए गए हैं, उसी की तरफ लौटेंगे। गुस्से के लिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हो सकता है कोई चीज तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, लेकिन अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। बार्गेनिंग के लिए अल्लाह ताला कह सकते हैं ना, नो सोल कैन एवर डाई एक्सेप्ट बाय अल्लाह's will। अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया वक्त, उससे पहले ना बाद में, ना कभी किसी को उससे ज्यादा मिला है ना कभी उससे कम मिला है। जितना अल्लाह ने लिख दिया है उतना ही रहेगा। ना किसी का वक्त पहले खत्म किसी की ख्वाहिश पे हो सका है। ये तो फैक्ट्स है ना, तो कुरान हमें ये फैक्ट्स दे रहा है। फिर डिप्रेशन में अगर है तो हाँ, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर अल्लाह ताला ने ये कह दिया तो ये होगा। हाँ, हम उसको देख नहीं पा रहे तो ये हमारी कमअक्ली हो सकती है। हम उसको असेस नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को उसी उसके अंदर फंसा के रखना चाहते हैं, तो ठीक है। मैं 5 मिनट आपको लॉसेस की लिस्ट लिखवाई है, मैं 10 मिनट बोलती रहती, मेरी मेरी चॉइस है ना। मैं 5 मिनट के बाद रुक के मैंने उसको बाहर निकालने का तरीका आपको बता दिया। मैं उसको 10 मिनट में भी खींच कर लेके जा सकती हूँ, मैं उसको 15 पे भी, मैं सालों पे भी, और महीनों पे भी, दिनों पे भी, मेरी चॉइस है कि जो बुरा है मैं उसको खींच के कितना ले जाऊं। या मैं डिसाइड कर लूं कि मुझे इसके बाद अल्लाह ने कहा है आसानी है तो मुझे उसके बारे में सोचना, मुझे अपना किरदार निभाना है।
He is the one who gives life and causes death, and to him you will be returned. सिर्फ वो है। मैं कहती हूँ हमारा मुसलमान होना एक इटसेल्फ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे हमारे पास कुरान है, ये सकीनत है, ये जन्नत है, वो ख्वाहिश है कि हाँ दोबारा मुलाकात होगी। ये बाकी लोग क्या करते होंगे? हाउ विल दे सर्वाइव? यहाँ तक आप लोगों को सब समझ आ रहा है? जी सो तो नहीं गए हैं? बोरियत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी। कोई बात जो ना समझ आई हो? समझ आ रही है, अभी तक तो सारी आ रही है। ठीक, किसी और का कोई सवाल है तो बताइए। तैयबा आपने यस कहा है, समझ आ रही है या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमा, ऐसे है कि ये एक स्टेट होती है और अभी जैसे आपने देखे थोड़ी देर के लिए अ, हमारे साथ बात की लॉसेस की और नेगेटिविटी सी, नेगेटिव सारी ऑब्वियसली चीजें थी ना, तो वो फौरन हमने को अट्रैक्ट किया एंड आई रियली स्टार्टेड फीलिंग वेरी फॉगी एंड heavy. And then the moment you started that tapping technique procedure, so I felt quite light. Uh, तो ये स्टेट है। इसका मतलब है कि ये स्टेट हमारे अपने इख्तियार में है, हम जिस वक्त चाहें वो अपने ऊपर तारी कर लें और जिस वक्त चाहें जो है वो उसको दूर कर दें। बिल्कुल, ये स्टेट है। लेकिन फिर वही बात है ना कि ये कितनी अहम बात है इंसानी नफ्सियात के हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इस चीज से अवेयर हैं। यस, मैं तो कुछ इमोशन स्टेट है। हाँ जी, और आई एम 50 प्लस एंड नाउ आई हैव कम टू नो दैट अच्छा तो ये इस तरह से है, दिस इज हाउ यू नो थिंग्स गो, दिस इज हाउ आवर इमोशंस वर्क। और फिर जब व्हेन आई लुक बैक तो फिर मैं ना चाहते हुए भी ना एक एक अनदर इमोशन स्ट्रांगली हिट करता है और वो गिल्ट और रिग्रेट्स वाला होता तो है। गिल्ट में उसमें रहना भी तो आपकी चॉइस है ना, ये भी तो हाँ जी, स्टेट। अभी हाँ जी, इसमें लिखा है ना तो बट थिंक अबाउट ग्रीफ गिव्स प्लेयर, क्योंकि हमें वो जो प्लेयर मिल रहा होता है ना वो हमारी आदत बन चुकी है। हमें हमारी बॉडी को हर इमोशन की आदत बन चुकी है और हम्म हम उस वो क्रेव करती है। जिस हम्म तरह से हम ये भी देखते हैं ना कि कुछ को अपने आप को गिल्ट में डालना इटसेल्फ इज अ पैटर्न। तो अगर इंसान इस बात से अवेयर हो जाए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैंने मैंने हम्म क्यों अपने आप को जिम्मेदार ठहराना है इस चीज का। ये नीचे उन्होंने लिखा है कि वो जिम्मेदार समझ रही है अपने हस्बैंड की डेथ का। भाई बात सिर्फ ये है कि ये चीज तो टोटल उनके मतलब अल्लाह ताला के इख्तियार में थी। आपकी क्या जिम्मेदारी है? हाँ, आपके टर्म्स अच्छे थे बुरे थे, इट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। लेकिन वो आपके बुरे टर्म्स की वजह से वो बंदा नहीं मरा। आपके कुछ करने की वजह से वो बंदा नहीं मरा। एक है कि आपने जहर दिया हो, आपने उसको इतनी अजियत दी हो, इतनी तकलीफ दी हो, तो इट्स द सेपरेट थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हम मुसलमान होने के नाते उस हद तक नहीं जाते हैं। अगर कोई जाता भी है तो ठीक है, वो इस चीज को छोड़ने का इख्तियार रखता है और वो छोड़ सकता है। तो आ, ये वाली चीज कि कोई भी चीज हमें प्लेयर तब देती है, हमें बार बार उसमें जाने का दिल इसलिए करते हैं कि वो हमारा पैटर्न होता है। हमें मजा आता है अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में रख के, हमें मजा आता है अपने आप को बुरा कह के, क्योंकि
वी क्रेव फॉर दैट थिंग जो सारी उम्र हमारे साथ होती रही है। मुझे सारे बुरा बोलते रहे हैं, तो जब तक अब मैं अपने बारे में बुरा नहीं सुनूंगी, मेरी वो खुराक पूरी नहीं होगी। यानी कि हमारे मेंटल मॉडल्स ऐसे बन जाते हैं जी कि हमें फिर वो चीज चाहिए होती है, हमारे पाथवेज जो न्यूरल पाथवेज हैं वो कंडीशनिंग वैसी हो जाती है और हमें फिर वो क्रेविंग हो रही होती है उस चीज की। बिल्कुल। अच्छा, ये जो दूसरी चीज़ इधर लिखी है ना उन्होंने, कि क्या है कि बट थिंकिंग अबाउट लव्ड वन एज़ वी मिस देम आल्सो गिव्स प्लेयर एंड एड वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड बिटवीन टू फीलिंग्स। देखें, आप उनकी अच्छी यादों को एंडोर्स करें, आप उसको यू कैन चेरिश अबाउट दैट, ठीक है? मसला ये होता है कि हम लोगों को किसी चीज़ को चेरिश करना भी नहीं आता। हम फौरन से अब उसके बाद लॉस की तरफ चले जाते हैं, वो क्यों चला गया? अब अल्लाह ताला ने वो खुशी उस इंसान के साथ उतने अरसे के लिए ही दी थी। जब हमारा इस पे बिलीव होगा ना, वी जस्ट चेरिश देम। हम सिर्फ एन्जॉय करेंगे उन मोमेंट्स को। तो अब ये वाली चीज़ है कि मैं इस बात पे बिलीव रखूँ कि वो मेरे मुकद्दर में उतना अरसा ही थी। उससे ज़्यादा मैं चाह के भी नहीं हो सकती थी वो रिलेशन। मैं मैंने अपनी अम्मी के साथ सिर्फ 20 साल ही गुज़ारने थे, उससे ज़्यादा मेरे मुकद्दर में नहीं थे। आई हैव लिव्ड दैट। तो बस गुज़ार लिए। मैं उनके साथ की अच्छी यादों को एन्जॉय करूँ और हाँ, आगे मिलने की उम्मीद रखूँ। मैं कई दिन से एक ही तरह की एक्टिविटी और कहानियाँ सुन रही थी। शुरू में एक मोटिवेशन थी, एक जोश था, अब यूँ लगने लगा है जैसे दिल भर सा गया है, थक सा गया है, दुःख मज़ीद देखे नहीं जाते, किसी की बात बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा है। ये कौन-सी स्टेट है? अ, ये वो स्टेट है कि वी नीड ब्रेक। हर इंसान को, जिस तरह देखें, ये टैप करके रिलैक्स हुए ना, मसला ये होता है कि हम लोगों को अपने आप को रिलैक्स करने का तरीका नहीं आता। अब एक डॉक्टर है बिलफर्ज़, या मैं एज़ कोच देखूँ, मैं इतने लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ, मैं तो पागल हो जाऊँ ना, लेकिन मैं हर महीने, डेढ़ महीने बाद 1 हफ्ते की ब्रेक ले लेती हूँ कि आई नीड स्पेस। फिर रिफ्रेश होती हूँ, फिर मोटिवेट होती हूँ और फिर दोबारा से चल पड़ती हूँ। लेकिन बात ये है कि हम ये नहीं देखते हैं कि हमने ये काम करना। हम बस उलझने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, हम इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर चीज़ बुरी लग रही है। आई कैन अंडरस्टैंड। आप इसको अपने आप को रिलैक्स करें, छोड़ दें, अभी 1-2 दिन कुछ भी ना करें। जिस मुस्तकिल स्टेट से आप गुज़र रही हैं, आप उसको बिल्कुल छोड़ दें और 1-2 दिन रिलैक्स करें, इसलिए कि मैंने दोबारा से अपनी एनर्जी रीगेन करनी है और फिर से मैंने दोबारा काम पे लगना है। क्योंकि ज़ाहिर है, मुसलमान होने के नाते, या वैसे भी कोई भी मामला होता है, अब गज़ा का मामला ले लें, हम सुन-सुन के अपने कान नहीं बंद कर लेंगे, आँखें नहीं बंद कर लेंगे, हम बेहिस नहीं हो जाएँगे। हम क्या करेंगे? हम 1-2 दिन थोड़े अपने दिल को भी तो दिलासा दे सकते हैं ना? तो वो दिलासे वाली स्टेट इज़ नीडेड। Why talking about good moments make heart heavy and tears in eye? Want to talk about good things but still can't. गुड मोमेंट्स यानी उस बंदे से मुतालिक जो हैं आपके, वो आपके दिल को भर देते हैं। ये कहना चाह रही हैं आप? कैन यू टॉक अबाउट योर गुड टाइम विद योर मदर, विद योर चिल्ड्रन और फ्रेंड्स? हाँ, मैं अब इंटेंशनली करना शुरू हुई हूँ। अब मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे लगता था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे मैंने स्लाइड में डाला भी हुआ है कि वो आपको करने पड़ते हैं। आप उनको रीजॉय जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपके लिए एक वो नासूर टाइप बनने लग जाते हैं। आप एक आस और वो वाली कैफ़ियत में चल जाते हैं ना, तो वो चेरिशमेंट नहीं है। जैसे अब अक्सर मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, आपकी नानो ये करती थी, आपकी नानो ये करती थी। तो या उनको ये पसंद था खाने में, या वो उनको पहनने में ये पसंद था, तो मैं उनसे ज़िक्र करती रहती हूँ, तो इट सूट्स मी। अगर मैं नहीं करती, दबा के रखूँगी, ये वही वाली बात है कि हाँ, क्योंकि क्या है कि जो बंदा याद आ रहा होता है, वो याद आता है, बहुत शिद्दत से याद आता है, आप उस मोमेंट में उसके साथ बैठते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मुझे अम्मी बहुत शिद्दत से याद आई, मैंने तहरीर भी लिख दी, मैंने डायरी भी लिख दी, मैंने बच्चों से भी बात कर ली, इट ऑल पासेस आउट। और मैं भर के जी भर के उनको मना लिया।
लिया 2 दिन, उसके बाद इट्स गॉन। अब मैं आपके साथ बैठ के बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही हूँ, लेकिन वही अगर मैं हफ्ता 10 दिन पहले की बात करूँ तो उनकी बात करते हुए आंखों में आंसू आ रहे थे, तो मैंने उसको मनाया कि आई एम मिसिंग। ठीक है, मैं जब उनको मिस कर रही हूँ तो मैं इस चीज को एक्नॉलेज करूँ कि यस आई एम मिसिंग हर। तो जो भी फीलिंग है, जो भी स्टेट है, जस्ट मिस अबाउट दैट, मतलब उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें। अच्छी बात नहीं है ड्रीम्स में देख के, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ड्रीम्स में आ रहे हैं, तो एक अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है। मेरे भी साथ ही होता है, अम्मी अक्सर कसरत से आने लग जाती हैं ख्वाबों में। जब जब मैं उन्हें ज्यादा सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं मुलाकात कर रही हूँ, तो इट सूट्स मी। आप इसको इस तरह से देखें ना कि जब जब अब आपको कोई ताल्लुक याद आएगा, तो आपने ये करना है कि लिव दोज मोमेंट्स। आपने सिर्फ ये नहीं करना, दुखी वाली स्टेट में जाने की बजाय स्टार्ट लिविंग दोज मोमेंट्स। ठीक है, जैसे किसी को बड़ा इस्तकबाल करते हैं ना किसी चीज का, तो इस फीलिंग का इस्तकबाल करना चाहिए। हाँ, मैं उनको मिस कर रही हूँ ये कह के, इफ यू वांट टू क्राई क्राई। आपने लिखना है लिखें, आपने रोना है रोएं, आपने किसी से बात करनी है करें, आपने सदका करना है, आपने कुछ करना है, आप वो करें। उनको ओन करें, उन फीलिंग्स को ओन करें, क्योंकि किसी भी फीलिंग को ओन किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो गम वाली कैफियत तब तारी होती है जब हम उसको ओन नहीं करते हैं। अच्छा जी, कहाँ चली गई? इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग ग्रीफ, यही वो चीज जो हम अभी कह रहे थे कि unacknowledged or suppressed grief can lead to anxiety, depression, substance use, and even post-traumatic disorder. कि अगर आप उसको जिएंगे नहीं ना, गम को भी जीना सीखें। Writing or speaking about grief lowers stress, strengthens immunity, and reduce emotional intensity over time. Feeling grief mindfully helps regulate brain chemistry and support emotional recovery. लेकिन वही बात है कि आप लोगों ने इसको प्रोसेस करना है ताकि माइंडफुली आप इस चीज को एक्सेप्ट करें एंड लिव दोस मोमेंट। जैसे हम किसी इवेंट की तैयारी करते हैं ना, तो इसको एक इवेंट बना लें कि अच्छा हाँ, आई कैन फील मैं बहुत ओवरवेलम हो गई हूँ। हर चीज का इवेंट हो सकता है, रिलैक्स होने का इवेंट हो सकता है, खुश होने का इवेंट हो सकता है, दुखी होने का भी तो इवेंट हो सकता है ना। फिर हम छुट्टी मनाते हैं, वीकेंड मनाते हैं, क्या करते हैं, रिलैक्सिंग इवेंट हम समझते हैं ना, छुट्टियां आ गई, ओके रिलैक्सिंग इवेंट है। तो वही सेम लाइक ये जो बैगेज चला आ रहा होता है, इसको भी तो मनाने की जरूरत है ना। सो माइंडफुली इसको रेगुलेट करें। The goal isn't to forget or detach, it's to complete the emotional pain attached to the loss so you can live fully again. कोई भी ये नहीं कह रहा कि उनको भूल जाएं, कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई छोड़ दो, नहीं। आपने इसको, आपका गोल ये नहीं है कि हम उनकी भी बात नहीं करेंगे, हम उनके साथ ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ओनली द गोल इज टू कंप्लीट द इमोशनल पेन। हाँ, वो एक लॉस है जो मैंने महसूस किया, मेरा दिल रुकता है, मेरा दिल बंद होता है। वो दिन मेरे जहन से नहीं निकलता है जब ये लॉस हुआ। ओके, आई कैन लिव विद दैट। मैंने उसको जी के आगे बढ़ जाना। टाइम सिर्फ इसको हील नहीं करेगा, आपके एक्शन करेंगे। जरूरी है कि आप अपने एक्शन बनाएं। Grief may make you feel like something's wrong with you, but you are not broken, you are grieving. अपने आप को वक्त दें। अब मैं 2 दिन, मतलब वो मियाँ ने कहा क्या हुआ, बहुत रोना आ रहा है, मैंने कहा हाँ बस ये 1-2 दिन मुझे दे दें, मैं जरा मना लूं, अम्मी याद आ रही हैं, बड़े साल बाद याद आ रही हैं, इतनी शिद्दत से, तो याद कर लेने दें उनको। एंड आफ्टर दैट इट्स ऑल गोन। जेंटल एक्सरसाइज करें, रिफ्लेक्शंस, प्रैक्टिकल टूल्स टू सर्वाइव डे टू डे। आप इंकरेज सेल्फ कंपैशन, स्लोइंग डाउन, बाकी सारी चीजों को कुछ देर के लिए ब्रेक दे लें। मसला ये होता है कि हम उस सारे दुख और तकलीफ को साथ लेके फिरते रहते हैं, लेकिन हम स्लो डाउन नहीं होते हैं।
हम सारा कुछ अब समझ रहे होते हैं, अच्छा मैं ये भी कर लूं, अपने ध्यान बटा लूं, मैंने ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना। भाई बाकी सब छोड़े, 2 मिनट इसको सोच लें, इससे आप कमजोर नहीं होंगे। जस्ट एक्नॉलेज एक्नॉलेज एक्नॉलेज। दूसरों के मामले में भी उनको फौरन से सॉल्यूशन ना दें, सिर्फ प्रेजेंस दे दें, क्योंकि तुम ये दुख महसूस कर रहे हो, आई एम हेयर फॉर यू, दैट्स इट। उनको पता है कि मैंने इसके साथ ही नहीं बैठे रहना। सो ये तबसरे करने से गुरेज करेंगे, बड़े हो जाओ, निकल जाओ, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई सबको पता होता है कि कुछ भी नहीं, वैसे का वैसा रहना। सबको पता है कि उस बंदे ने खड़े होके आगे चलना ही है। सो समटाइम्स समवन जस्ट नीड योर प्रेजेंस। फिर भी अगर आपको सोशल सपोर्ट, वही बात जो उन्होंने कहा कि आप अपनी बच्चों से करती हैं, इट्स, मेरे बच्चे मेरी सोशल सपोर्ट ही हुआ है ना, कि मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रही हूँ कि हाँ मुझे उदासी हो रही है। और अगर बहुत शिद्दत की कोई चीज है तो हाँ, यू कैन गो टू द प्रोफेशनल सपोर्ट। अब प्रोफेशनल सपोर्ट कब करनी चाहिए? जब बहुत प्रोलॉन्ग नमनेस और हेल्पलेसनेस हो जाए। अगर डेली थोड़ा बहुत गम है, आता है और चला जाता है, तो इट्स टोटली फाइन। हाँ, वो आपके लिए पैनिक सिचुएशन नहीं होना चाहिए, सुसाइडल थॉट्स नहीं बननी चाहिए। आपकी डेली लाइफ बिल्कुल फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1-2 दिन के लिए अगर डेली लाइफ आपकी इनेबल हो गई है तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है और आप से निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपने अपने आप को बस उस स्टेट में ही रख लिया, तो फिर यू नीड द प्रोफेशनल हेल्प। अब कागज पेंसिल पकड़ना था, जो मैंने आपको कहा था कि पकड़ें। So you can write a letter. Someone you lost through death or even separation, a past version of yourself, a dream or identity you had to let go. मैंने अगर आपको अपने आप को गुम गया है, आपका अपना आप, या कोई आपका ड्रीम चला गया, कुछ भी, जस्ट उसको एड्रेस करें। क्या कहना चाहते हैं, क्या हर्ट कर रहा है, क्या माफ कर सकते हैं, क्या रिलीज कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरी डायरी के 3 सफ़े हैं। एक पहली है 7 अक्टूबर 2013 की, अम्मी की डेथ हुई 29 सितंबर को, तो ये हफ्ते के बाद की पहली होगी। और ये मैंने पहला जो पेज है ना, मैंने लिखा उनके लिए। और ऑन एंड ऑफ ये एक मैंने डायरी उनकी डेथ के ऊपर, मेरी बहन ने हम सब बहन भाइयों को दी कि आज के बाद जो है ना, इस डायरी के ऊपर लिखा करना। तो फिर मार्च 2017 में मैंने लिखी, फिर ये 2025 की आखिरी जो मैंने लिखी थी। तो आप अगर इन तीनों को थोड़ा सा पढ़ें तो इन तीनों में डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि अम्मी आप याद आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि आज 12 साल बाद भी मुझे वो याद तो आएंगे ना। ऐसे नहीं हो सकता कि वो मुझे भूल जाए। इसलिए इस तरह का कोई जर्नलिंग कर लें, आप लिख सकते हैं। अभी करंटली जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ वो इसी तरह मुखातिब करके लिख लें। चलें जी, शुरू हो जाएं। आप लोगों के पास 3 मिनट है, 3 मिनट में जो भी लिखना चाहते हैं लिखिए। जी मैं इस पे बात करना चाहूंगी। जी जैसे जी। साथ साथ जो सारा आप बता रहे हैं, जो मुझे फील हुआ है, जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि इन्होंने मुझे ट्रिगर किया है, ये चीज़ें हैं, जैसा जैसा जो मुझे फील हुआ है मैंने वो सारा साथ लिखा है। हम्म। तो उसमें साथ फिर आगे मुझे ये भी हुआ है, मतलब सुनने के बाद और ये सारे जो लोग बात कर रहे हैं मैसेज पढ़ने के बाद, कि फिर मुझे खुद फील हुआ है कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। आपको जैसे सॉल्यूशन हम जी सिचुएशन में कि जैसे हम अपने आप को एक वो माइंड स्टेट की बात हुई है कि हमने अपना पैटर्न बना लिया है। हम्म तो मुझे भी ऐसे ही जो है वो लग रहा था कि बहुत शुरू से बचपन से जैसे सुन रही हूँ कि ये बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, बहुत ज़र्फ वाली है, ये सबके काम कर देती है, कभी किसी दोस्तों को इसने इनकार नहीं किया। तो हम्म वो एक यंगर सेल्फ था। हम्म शादी के बाद अब मुझे लगने लग गया था
कि पहले मैं बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव थी, मुझ में बहुत क्वालिटीज़ थी, अब मैं ऐसी नहीं रही। आप अभी भी अच्छी हैं ना। बात यह है कि वो लोगों ने कहा था और वो बर्डन था। आप इसका आपको बजाय इसके कि आप ये कहेंगे मैं वैसी नहीं रही, आप इस बात का गम मना लें कि मैंने क्यों अपनी हदों से भी बाहर जाके वो सारा कुछ किया जो शायद मेरा करना बनता भी नहीं था। बस सिर्फ चूंकि मैं यस सर थी तो सबको अच्छी लगती थी, अब मैं शायद यस सर नहीं करती हूँ, या वक्त नहीं है, या मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं तो सबको खटकने लग गई हूँ या अपने आप को ही खटकने लग गई। तो यू कैन ग्रीव इवन ऑन दैट कि मैंने क्या किया अपने साथ, चलो कर लिया, अब मुझे समझ आ गई, इट्स ओके, आई कैन मूव ऑन। ठीक है। इस पे यही है कि मुझे रियलाइज हुआ है कि एक हमने अपना खुद पैटर्न बना लिया था। मुझे भी लगता है मैंने अपनी पर्सनैलिटी का वो पैटर्न बना लिया था, फिर उस पे मैं खुद को खुद ही माफ नहीं करती। ये देखिए, अब मैं ऐसी थी तो ऐसी अब क्यों हो गई हूँ। तो मुझे इस सब से ये चीजें जो हैं, जो मैंने लिखी भी हैं, मुझे समझ भी इसमें यही आया है। तो बस अपने आप को ही लेटर लिख दें, आप अपने आप को मुखातिब करें और लिखें। जी, ओके, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है। बच्चे की एज क्या है, ये जिन्होंने सवाल किया कि बच्चा बाप के बारे में पूछे एंड ही इज नो मोर, बच्चे की एज क्या है? जी पूछें, कौन बोल रहा था? मैं साथ बात कर रही हूँ। जी जी। मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जब हम चाहे वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ है, इंसान कुछ कुछ लोगों की नेचर में होता है कि वो अपना बेस्ट देखते हैं अगले बंदे को। हम्म। वो चाहे वो आपका हस्बैंड होते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके घर वाले, लेकिन वो ना वो इस तरह से रह नहीं सकते कि अपने आप को कंट्रोल रख के वो उसमें वो बिल्कुल लॉयल हो के हर तरह से अपना 100% देते हैं। तो डेफिनेटली बाद में एक जब आपको आगे से जो है ना वो उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया जाता तो पीछे एक इमोशनल डिवॉइड क्रिएट हो जाता है। अब वो जो और उन चीज़ों का आप कुछ नहीं कर सकते। लेट्स सपोज आप मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है तो उसमें आपका जो पार्टनर है वो जो है ना वो इमोशनली एब्सेंट बन रहा है, ठीक है। वो उसको चीज़ें वो उस तरह से आपकी फ्रिक्वेंसी पे जाके उसकी फ्रिक्वेंसी मैच ही नहीं होती है, उसको नहीं पता चलता, ठीक है। आप कुछ सोच रहे हो वो और ना उसको ये बार बार चीज़ें डिस्कस करना अच्छा लगता है कि मैं इस बार ये बात मुझे हर्ट की है, ये बात मेरे साथ ऐसी हुई है। लाइक अगले बंदे का एक ये है बिहेवियर कि ये क्या मैं अब हर बात पे इसी चीज़ के आके रोज देखता रहूँ कि भाई मेरे पास करने कोई और काम नहीं, तुम्हें ये बात बुरी लगी, तुम्हें ये ऐसा हुआ, तुम यहाँ से हटो, तुम वहां से हटो, बस ठीक है। अगर मैं नॉर्मल कर रहा हूँ एक चीज को तो उसको नॉर्मल करो आगे, लाइक पिछले बैगेज को नहीं फिक्स नहीं करना। बस अगर आपने उसको नॉर्मली अगले बंदे लाइक अगर कल कोई बात हुई है तो अगले दिन आगे दूसरे बंदे नॉर्मल बिहेव किया तो बस वो बात उसके लिए आई गई है, लेकिन दूसरे बंदे के लिए आई गई नहीं होती, वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसको जो है ना वो डिस्टर्ब कर ही होती है। तो अब वो जो है ना वो मोस्टली अनअवेलेबल पर्सन के साथ ये सब चीज़ें इस तरह से टैकल करनी होती हैं। वो खासतौर पे जब आपकी अपनी ज़ात अंदर खाली रह जाती है और आपको फिर वो एनर्जी नहीं बचती कि आप उस बंदे को समझाओ, उसको कुछ भी किस तरह से चीज़ें फिक्स करो, कोई नहीं पता चलता। ये सारे खास तौर पे फिर मुझे एक बात की ये भी समझ नहीं आती कि अ, हमारी सोसाइटी में जैसे ये टिपिकल पाकिस्तानी सोसाइटी है और तो इसमें तो एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आपका जो भी है ना वो आपका बंदा ही है, ठीक है। आपका हस्बैंड ही होता है, आपके सारे इमोशंस उसके लिए होते हैं। फिर कुछ अच्छा लोग ये सादिया, कहते हैं कि भाई सादिया जहां तक मैं जो है आपकी ना बात वो समझ पा रही हूँ, आपको एक डिस्टेंस रखना चाहिए, ठीक है। अ, तो कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो चाह के भी अपने आप को रोकते नहीं है, वो अगले बंदे के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। एक मिनट सादिया, एक मिनट, मुकद्दस लेटर लिखना है टू whom
यू वांट टू राइट, अगर किसी को कोई लॉस्ट हो गया है, कोई चला गया है, उसको आपने लेटर लिखना है। अगर आपकी अपनी सेल्फ हो गई है, आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपका कोई एम था, ड्रीम था, वो हो गया, उसको लेटर लिख सकते हैं। सादिया, जहां तक मैं आपकी बात समझ पाई हूँ, आपने ये बात की है कि अगर एक इमोशनली अनअवेलेबल बंदा है तो उसके साथ कैसे किया जाए, जबकि हमें हमेशा ये बताया जाता है कि शौहर ही जो है वो जीना मरना है। हमारी सोसाइटी में यही एक है। ये सवाल है आपका? जी बिल्कुल। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ अब पे है कि हमारी सोसाइटी ने मैं अब आपको बता दिया, और मैं जवाब दे दूं। जी सोसाइटी ने हमें जो भी सिखाया है, इट डजंट मीन कि जिंदगी और मौत उसी के ऊपर खत्म हो जाती है। हमने देखना है कि हमें अल्लाह ताला ने क्या बताया है। शौहर जीना मरना नहीं होता, जीना मरना अल्लाह ताला होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ठीक है, अगर कोई इमोशनली अनअवेलेबल बंदा हमें मिल गया, जस्ट एक्सेप्ट इट। या तो उसके साथ रहें, नहीं रहना तो अलग हो जाए। अल्लाह ताला ने ना हमें सीधे दो रास्ते बताए हैं। मसला ये होता है कि हम जब इस गोल चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं, ये क्यों 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 इमोशनली अनअवेलेबल इंसान हमें मिल गया, ये कंप्लेनिंग बिहेवियर जब होता है हमारा, फिर हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते। सो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। कि आप अपने आप के साथ क्या कर सकती हैं, आप अपने आप को खुद से एक्नॉलेज करें, आप अपने आप को खुद से वो करें। आपने क्यों उस बंदे के कंधे के ऊपर रख के सिर्फ करते रहना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बड़ा आसान काम है, ये मुश्किल काम है। हम में से बहुत सारों को इमोशनली अनअवेलेबल हस्बैंड्स मिले होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को रोक दें, क्योंकि जिंदगी हमारी अपनी है, कब्र में हमने अपनी जाना है, शौहर की कब्र में नहीं जाना। तो इस चीज को ये हमें हमें समझना होगा कि ये मेरी जिंदगी का इम्तिहान है। मैंने इसको देखना है कि हाउ टू लर्न एंड हाउ टू मूव ऑन। मैं बैठ के शिकायत भी कर सकती हूँ, मैं बैठ के रोना पिटना भी मचा सकती हूँ, मैं बैठ के उसको बुरा भला भी कह सकती हूँ। मैं अपनी जिंदगी पे फोकस करके आगे भी चल सकती हूँ। तारी करना है ना, वो जो बात सलमा कह रही थी कि कैफियत है ना, आप इसको तारी कर लें या इसके साथ रहना सीख लें। द चॉइस इज ऑलवेज आवर्स। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है, मैं कोई भी हालत है मैं उसको कबूल कर लूं या रो लूं, ये मेरे इख्तियार में। फिर बड़ी से बड़ी आजमाइश भी हो तो फिर तो मेरा ख्याल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी आजमाइश कम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो है बड़ा आसान है करना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह तो फिर हम किसी भी आजमाइश से नहीं निकल सकेंगे। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई आजमाइश तो आनी है। तो स्टार्ट लर्निंग के हाउ टू बी एन इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट। हम्म। ये मेरा जवाब है यहाँ तक। बस आपने अब इसके ऊपर फोकस करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। जी मारिया, वालेकुम सलाम। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इट्स बीन 1 ईयर आई हैव लॉस्ट माय बोथ पेरेंट्स। एक ही साल में दोनों चले गए थे। तो आफ्टर दैट जैसे आपने कहा कि ग्रीफ की 5 स्टेजेस होती हैं, तो ऐसे ही पहले मैं बीमार हुई थी, उसके बाद मुझे गुस्सा भी आ रहा था एंड नाउ डॉक्टर सेइंग दैट मैं डिप्रेशन में चले गई हूँ। इसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इवन वीक वीक मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस भी इस तरह से हैं कि मुझसे जो चीज़ नहीं बेयर होती वो नहीं होती। मैं बहुत हद तक कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, अब मुझसे ना वो लोग बर्दाश्त नहीं होते जो मुझे नहीं अच्छे लगते। तो उस अगर कोई बात ऐसी हो जाए तो मैं उसको घंटों सोचती रहती हूँ। एक्सरसाइज मेरा काम है बैठने का, डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, तो उससे मेरा वेट भी गेन हो रहा है। फिर डिप्रेशन से भी डॉक्टर ने कहा आपका वेट गेन हो सकता है, तो वो चीज़ भी मतलब मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। खुद मेरा मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है और मैं बीमार भी रह रही हूँ। तो आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशंस। हाउ कैन आई डू दिस? तो आपको नजर आ रहा है ना कि आप डिप्रेशन में जा रही हैं, तो गो फॉर। मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, वही मैंने आपसे पूछना था। इफ़ यू डू सम दिस टाइप ऑफ थेरेपीज, तो मैं एनरोल होना चाहूँगी, और तो उस चीज़ वो के बारे तो में भी गाइड कर दें। ही होती हैं और मेरी टीम भी मौजूद होती है और मैं भी मौजूद होती हूँ उसके लिए। आप जो है
यहाँ पे मैं वेबसाइट लिख देती हूँ, वहां से सेशन जो है ना वो बुक हो सकता है। वो आप देख Alright, लीजिएगा। alright, thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खदीजा, एक मिनट मैं आपको लेती हूँ। खदीजा, आपने लिखा है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट, इट्स ओके। आप पहले रो लें, आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? आप रो लें, हफ्तों रो लें, कोई मसला नहीं, लेकिन साथ साथ लिख लीजिएगा। आप 2 मिनट, अ, चाहे आपको वॉशरूम में जाके क्यों ना जो है सोचना पड़े रिलैक्स होने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है बच्चों और कामों के साथ, जॉब के साथ, तो ये 2 मिनट अपने लिए आपने हाथ से निकालने हैं, चाहे कहीं भी हो, इस दुनिया के किसी भी जगह पे बैठ के, छुप के हो, दरवाजे के पीछे हो, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। जी, किसी ने, कौन बोल रहा था? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुना बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम जी, मैं मुना। अभी 2 सिस्टर्स ने जो है इससे पहले बात की, तो तकरीबन सेम ही इश्यूज़ हैं, और मेरा ख़्याल है कि आजकल जो है वो सारी लड़कियों को या सारी वालदाओं को ये मसले हैं, चल रहे हैं कि I was facing and gone through the infidelity from my husband. Um, I always try to manage and try to talk, or try to understand his position and all the matters के क्यों है, क्या वजह है, क्या मसला है। और माशाल्लाह वो हाफ़िज़ कुरान है, बट नॉट द प्रैक्टिसिंग वन ना। तो सिचुएशंस जो हैं वो वर्स हुई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश तो की, और मैंने जो भी मैं सेशंस वगैरह सुनती थी उससे मुझे ये समझ आई कि बात करने से मसले हल होते हैं। तो मैंने फिर बात करने की कोशिश की, और बात की भी इनफैक्ट। तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि he got the point कि he has to marry again with someone else to make it legal, and he did it. तो फिर मैं उस कॉम्प्लेक्स में चली गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। 3 बच्चे हैं मेरे, और सबसे छोटी जो है वो है अभी 8 महीनों की है, और अभी उसके 40 डेज़ मेरी बेटी के पूरे नहीं हुए थे जब ये सेकंड वाला काम हुआ। ओके, मेमुना, ये एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी चीज, ऐसी बात है कि मैं आपको इधर वन लाइनर सॉल्यूशन नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? ये एक ऐसी चीज है कि आपको किसी से प्रॉपर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, ये आपके लिए तकलीफदेह है, ये मोमेंट आपके लिए ऐसा है कि आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक वो चीज तो नहीं है ना कि आप कहें कि को एक सॉल्यूशन दूं। हाँ, मैं आपको ये कह सकती हूँ फौरी तौर पे कि जहाँ जो मैंने आज आपको टैपिंग टेक्निक करवाई है वो आप दिन में 3 से 4 से 5 6 दफा, जितनी मर्जी दफा आप वो राउंड कर सकते हैं। क्या आई एम फीलिंग लाइक दिस एंड इट हर्ट्स मी अलॉट एंड आई जस्ट वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो इस तरह से करके आप कर सकती हैं। अच्छा, हमारा वक्त पूरा हो चुका है और मेरी तरफ से भी सेशन कंप्लीट हो चुका है। मजीद सवाल लेती, मेरे इधर मगरिब की नमाज का टाइम हो गया हुआ है, 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो इजाजत दें। इंशाल्लाह ये क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल हो जाएगी ताकि आप लोग इसको दोबारा से सुन सकें और देख सकें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।